हेलो स्टूडेंट्स। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आता है वो है हमारे पास बायोमास। तो देखिए बायोमास क्या होता है। जो भी प्लांट के और ट्रीज़ के जो डेड पार्ट होंगे या एनिमल और ह्यूमंस का जो भी वेस्ट होगा उसको हम बायोमास बोलते हैं। उससे जो भी हमें फ्यूल मिलेगा या जो भी हमें उससे एनर्जी सोर्स मिलेगा उसको बायोमास एनर्जी सोर्स कहेंगे। अब उसमें देखिए जो सबसे पहले होता है वो होता है हमारे पास वुड। तो वुड में देखिए क्या है, इट इज़ ए बायोमास एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो वुड होती है उसको हम बायोमास कहते हैं और उसको हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। अब देखिए लेकिन जब हम वुड को बायोमास एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब भी वुड बर्न होगी तो ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये है कि इससे जो हीट जनरेट होगी वो भी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती है। तो इसको अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमें इम्प्रूव करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब उसमें जो सबसे पहले है वो ये है कि जो हम वुड होती है उसको हम पहले अच्छे फ्यूल चारकोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए चारकोल क्या होता है, जब कभी भी हम वुड को बर्न करेंगे अगर उसको लिमिटेड एयर में बर्न करें तो जो उससे वाटर होता है और उससे जो अदर वोलेटाइल मटेरियल होते हैं उससे वो रिमूव हो जाते हैं और जो भी हमारे पास बचता है उसको हम चारकोल बोलते हैं। तो देखिए जो चारकोल है, चारकोल एक बेटर फ्यूल है वुड के बजाय। उसका क्या रीज़न है, तो उसके रीज़न ये है कि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि ये जो वुड है वुड से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सेकंड ये है कि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, कभी भी चारकोल बर्न होगा तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद ये है कि इसको हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो चारकोल है वो वुड से एक बेटर फ्यूल है। उसके बाद आता है हमारे पास काऊ डंग। तो देखिए ये भी एक बायोमास है लेकिन हम इसको डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते और डायरेक्टली इसको फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते। उसके कुछ रीज़न है, एक तो ये है कि ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब कभी भी ये इसको हम बर्न करते तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है और जो ऐश है उसको रेजिडू करता है ये। उसके बाद जो थर्ड है वो ये है कि इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि इससे जो हीट जनरेट होगी वो लो अमाउंट में जनरेट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो काऊ डंग है उससे हम बायोगैस बना लेते हैं। तो बायोगैस में क्या होता है कि जो गैस मिलती है वो हमें स्मोकलेस मिलती है, यानी कि उससे कोई भी धुआं नहीं उठता। तो जब भी हम बायोगैस बनाते हैं तो वो गैस बायोगैस प्लांट में बनाई जाती है। तो उसको देखिए क्या होता है, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज करके बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो बायोगैस के मेन कंपोनेंट होते हैं उसमें मीथेन हो गया, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो इस टाइप की गैसेज हैं उसमें जनरेट होती हैं। और जो काऊ डंग से जो लास्ट में बचता है, जो हमारे पास बचता है वो बचता है स्लरी। तो जो स्लरी है उसको हम फिर वहाँ पे मैन्योर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो हमारी सोइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आता है वो है विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे एयर ब्लोइंग करती है इस तरीके से, तो उससे क्या होता है ये जो कभी भी ये जो फ़ैन है ये इसके पाथ में आता है तो इस ब्लोइंग एयर ये इस फैन को रोटेट करना स्टार्ट कर देती, तो उस जो एनर्जी मिलेगी उसको हम विंड एनर्जी कहेंगे। तो इसको देखते हैं एक बार। अब इसमें देखिए जो विंड के ब्लो होने से जो भी एनर्जी जनरेट होगी उसको विंड एनर्जी कहेंगे। अब ये विंड एनर्जी किस में यूज़ की जाती है, वो ये है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग द रोटर ऑफ द टरबाइन। यानी कि जो रोटर होता है ये जो है यहाँ पे ये इसको रोटेट करने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं। सेकंड ये है लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि पानी खींचने के लिए, वेल से पानी उठाने के लिए उसके भी लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट है टू रन द फ्लोर मिल्स, जो मिल्स होती है फ्लोर मिल्स उसको भी रन करवाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो आगे देखिए, द आउटपुट ऑफ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल, सो ए नंबर ऑफ विंड मिल आर इरेक्टेड ओवर लार्ज एरिया कॉल्ड विंड एनर्जी फॉर्म। अब जो ये एक विंड मिल होती है, इसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी, तो इसके लिए हमें बहुत सारी नंबर ऑफ विंड मिल चाहिएगी, और ऐसा फार्म जहाँ पे ये नंबर ऑफ विंड मिल होती है उसको हम विंड एनर्जी फार्म बोलते हैं। अब देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशन भी होती है, 15 to 20 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड ज़रूर होनी चाहिए। अब देखिए, इसके कुछ एडवांटेज हैं विंड एनर्जी के। फर्स्ट ये है कि ये इको फ्रेंडली होती है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। सेकंड ये है एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इससे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करवाने में एक्सपेंस नहीं होता है। उससे आगे इसके डिसएडवांटेज हैं, वो देखिए क्या हैं कि इसको जब भी हम विंड एनर्जी फॉर्म लगाएंगे तो इसके लिए हमें एक लार्ज एरिया चाहिए होता है। दूसरा ये कि जो विंड की स्पीड होनी चाहिए वो 15 to 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इसके हिसाब से ये सभी एरिया में ये इसको नहीं लगाया जा सकता। तो जो थर्ड है वो है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है विंड एनर्जी फॉर्म की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और फोर्थ है कि जो मेंटेनेंस होती है ब्लेड के वो भी हाई लेवल के होने चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वो सोर्स जो हम अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं और जो कन्वेंशनल सोर्स से डिफरेंट है, जिसको आमतौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले है वो है सोलर एनर्जी। तो सन से हमें देखिए पता है सबको कि सन से हमें रेडिएशन मिलता, तो उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए, जो सोलर एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती है। इसको हम सोलर कुकर में यूज़ कर सकते हैं, सोलर वाटर हीटर में यूज़ कर सकते हैं, और सोलर सेल में यूज़ कर सकते हैं। सोलर सेल क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उससे जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे वो पूरी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जियो थर्मल एनर्जी। देखिए, जियो का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड है, और थर्मल का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, यानी कि अर्थ की जो हीट होती है उससे जो भी एनर्जी हमें मिलेगी उसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहेंगे। अब देखिए, इसमें व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट स्पॉट, स्टीम इज जनरेटेड, स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक एंड इज रूटेड थ्रू पाइप टू ए टर्बाइन एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे कोई भी अगर इस तरीके से रॉक्स है, तो जो नीचे वाटर होगा अगर वो हॉट पार्ट के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ से स्टीम जनरेट होंगी। तो स्टीम को अगर हम बाहर लेते हैं पाइप की हेल्प से इस तरीके से, तो वो पाइप भी क्या कर सकता है, वो वहाँ टरबाइन को रोटेट करवा सकता है, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ एडवांटेज हैं जियो थर्मल एनर्जी के। वो एडवांटेज क्या हैं, एक तो इसको यूज़ करना इकोनॉमिकल है। दूसरा ये है कि जब हम इसे कभी भी यूज़ करते हैं तो इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं जियो थर्मल एनर्जी की। वो फर्स्ट क्या है कि इसको हम हर एक जगह नहीं लगा सकते, ये मोस्टली हिली एरिया में, रोया रॉक की एरिया में ही इसको लगा सकते हैं। सेकंड लिमिटेशन इसकी ये है कि जो रॉक्स में डीप ड्रिलिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इसको हर जगह नहीं लगाया जा सकता। तो जो मोस्टली हिली एरियाज़ हैं जैसे न्यूजीलैंड और यूएसए हो गया, वहाँ पर इस तरीके से एनर्जी को लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो भी हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। अब कभी भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन को डिस्कस करते हैं। देखिए, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना। अब देखिए, इसमें क्या है कि कोई भी अगर हैवी न्यूक्लियाई, ये इस तरीके से कोई हैवी न्यूक्लियाई है, उस पर अगर कोई छोटा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं इस तरीके से, तो ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये आगे टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है।
तो इसको हम न्यूक्लियर फिज़न कहेंगे। और जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो वहाँ पे एक एनर्जी जनरेट होगी जिसको हम न्यूक्लियर फिज़न एनर्जी कहेंगे। तो देखिए इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो वेरी हाई अमाउंट की होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है इसको हम अलग अलग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम हो गया, और ये जो प्रोसेस है इसको जो हम एटम बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो न्यूक्लियर फिज़न होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, जहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में भी कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जैसे तारापुर में हो गया ये महाराष्ट्र, और राणा प्रताप सागर हो गए राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूज़न। देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई इस तरीके से एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब वे हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं तो उसके साथ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसको प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो देखिए कभी भी न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जो सन है, सन में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है और वहाँ से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो रेडिएशंस में बाहर आती है। तो यहाँ पे इस टाइप का टेम्परेचर है वो मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है वो हम यहाँ पर अभी तक नहीं करवा पाए हैं। इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं हम कि इससे क्या क्या है। देखिए कोई भी एनर्जी सोर्स है, जब भी हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो हम उस कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। एक तो ये है कि वो कितनी आसानी से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। दूसरा ये है कि उसकी जो एनर्जी रिलीज़ की कॉस्ट क्या है उसको भी हम देखते हैं। तीसरा ये कि उसकी एफिशिएंसी क्या है जो वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। चौथी ये है कि वो जो एनर्जी सोर्स है क्या वो एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहा है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो देखिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी एनर्जी सोर्स है वो टोटली एनवायरमेंटल पोल्यूशन से फ्री है। कुछ सोर्स हैं जो एक दूसरे से बेटर हैं, तो हमें ऐसे सोर्स की ओर जाना चाहिए जो कम पोल्यूशन करे। तो ये सब इस चैप्टर में था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।